सबसे पहले तो मैं यही पूछूँगा कि क्या बचपन में जब पेंटिंग शुरू करी थी या सोचा था कि ऐसे मुकाम पे पहुँच जाऊँगी कि अपना ही काम शुरू हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था। बस शौक था कि पेंटिंग बनाना पसंद था, बट इतना आगे का नहीं पता था कि ये करियर भी है या इसमें आगे मैं जा सकती हूँ। इतना कुछ नहीं पता था। तो ये जर्नी शुरू कैसे हुई? पहले तो जैसे आपने बताया था कि मतलब हॉबी थी, फिर उसको परस्यू किया आगे हायर हुँ, एजुकेशन के लिए, तो ये जो पूरा जर्नी थी हाँ। कितना टफ थी? क्योंकि अभी भी हमारे घर में एजुकेशन को ज़्यादा वो दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। हाँ। देखो, टफ तो है क्योंकि जो मेरा फील्ड है वो फाइन आर्ट है, तो क्योंकि फाइन आर्ट अभी भी बहुत जगह उसकी नॉलेज नहीं है कि इसमें आगे करियर भी होता है और इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, या इसमें एजुकेशन भी है या कोर्सेज होते हैं बहुत कुछ। तो टफ तो रहा क्योंकि पीसीएम की स्टूडेंट रही मैं, और फिर बीएससी किया, फिर उसके बाद कहीं से पता चला कि फाइन आर्ट का कॉलेज है और वहाँ पे इस टाइप से एंट्रेंस होता है, और उसके बाद आप इसमें बीएफए, एमएफए या बहुत सारी ऐसे डिग्रीज लेते हो आगे के लिए, और इसमें करियर भी है। तो जैसे ही पता चला, और बीएफए जब मैं फाइन आर्ट कॉलेज पहुंची छत्तीसगढ़, खैरागढ़ तो ये यूनिवर्सिटी से मैंने 12th के किया। बाद? 12th के बाद नहीं हुआ, हाँ, इतना आसान नहीं था। मैंने बताया वही मैं मैंने पूछा। साइंस की स्टूडेंट थी, हाँ, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, क्योंकि उस हाँ। टाइम पे था कि यही करना है, और कहीं ना कहीं बीटेक और ये सब चीज़ें करना है, क्योंकि फैमिली के आसपास सभी लोग इसी फील्ड से थे। तो लेकिन पेंटिंग बनाती थी, जो भी देखती थी उसको हूबहू कॉपी करना पसंद था। तो टीचर्स ने मुझे बोला कि इसमें आगे करियर है, आप इसी पे पढ़ाई करो 10th के बाद। और पेरेंट्स को भी समझाया, बट मम्मी लोगों को इतना पता नहीं था और फैमिली को भी नहीं पता था। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये तो हॉबी है, हॉबी की तरह करो, इसे तो तुम जॉब करने के बाद शाम को भी कर सकती हो। तो ऐसे रहा। फिर थोड़ा सा अपसेट भी हो गई कि क्योंकि खुद भी नहीं पता था और किसी को भी नहीं पता था, ये तो हमें भी नहीं कैसे पता था लेते, जब। हमें भी नहीं पता हाँ, था ऑब्वियसली। तो फिर बोल भी नहीं सकती थी कि हाँ, नहीं इसी पे करना है, हाँ, तो बोला कि पेंटिंग सीखनी है। हुँ, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये तो अमीरों के शौक होते हैं, हाँ, तो ये बताओ पढ़ाई में क्या करोगी। हाँ। तो फिर मूड खराब हो गया, उन्होंने बीटेक करना, मैंने कहा नहीं, तो जब यही सब करना तो बीएससी कर लेते हैं लोकल से। हाँ, तो बीएससी के लिए किया। तो हल्द्वानी और से बीएससी करा आपने? हाँ हाँ, मैंने हल्द्वानी डिग्री कॉलेज से बीएससी का किया। क्योंकि क्या होता है ना, आप जब ये फाइन आर्ट या कोई भी ऐसी स्किल से आपका लगाव होता है, तो आप उसका ऑल्टरनेटिव देखते हो। हुँ, तो मैं कल्चरल प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद थे, अपना जो कल्चरल टीम होती थी, तो मैं उनके साथ जुड़ गई। फिर उसके साथ मैं मतलब उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाहर जैसे दिल्ली या फिर अमरावती या ऐसे जगह जाती थी, और उसके शोज होते थे लाइट एंड साउंड के। तो हुँ, मैंने उसमें फिर काम किया, तो वहाँ एनएसडी के बहुत आर्टिस्ट मिले, उनके साथ हम लोग परफॉर्मेंस करते थे। तो वहीं एक ग्रुप आया हुआ था हुँ, जो थिएटर से थे। तो ऐसे शाम को सारे जगह के लोग बैठे थे, तो उन्होंने बोला अरे वाह, आप तो नैनीताल से हो, इतनी सुंदर जगह है। तो हमने बोला आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने बोला हम छत्तीसगढ़ हुँ। से हैं। तो हमने बोला आप क्या करते हो, तो उन्होंने बोला हम थिएटर कर रहे हैं और हमारा उसमें मास्टर डिग्री है। उन्होंने आपसे बोला? हाँ, जो वहाँ पे टीम आई थी। हाँ, तो उन्होंने बोला आप भी इसी फील्ड से हो, क्योंकि आप डांस कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, तो आप क्या डिग्री ले रहे हो इस पे, हाँ। कहाँ से कर रहे हो। तो हमने बोला इसमें डिग्री भी होती है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ मैं तो थिएटर कर रहा हूँ। तो तो उस समय आपको भी नहीं पता था? हमें, और इवन मेरी टीम में किसी को भी ये सब ये चीजें कब नहीं की बात पता होगी थी। अगर ये वक़्त की बात है? 2011 की बात है, ओके। 10 या 11। हाँ, तो हमने बोला अच्छा कहाँ से, उन्होंने बोला हमारी यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ में, और एशिया का पहला फाइन आर्ट एंड म्यूजिक यूनिवर्सिटी है। तो उनकी हम बातों को सुनने में लगे थे, कह रहे, उन्होंने बताया कि वहाँ पेंटिंग डिपार्टमेंट है, म्यूजिक डिपार्टमेंट है, वहाँ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे ये मतलब जो डिग्रीज होती शौक था है। उसमें आग लगा दी उन्होंने एक। हाँ हाँ, तो हाँ, सभी लोग बैठे थे, और इवन मेरे जो फ्रेंड्स भी थे वो भी बीएससी वाले थे सब। हाँ, तो हम तो शौकिया उसमें जाते थे। तो वो ध्यान से सुन रहे थे, कह रहे यार ऐसा भी होता है। उन्होंने बोला हाँ, हमारे वहाँ स्कल्पचर डिपार्टमेंट है, वहाँ मूर्तियां बनाते हैं, तो सारी चीजें बताई। तो एक होता है ना ड्रीम में चले आना कि हाँ, यार ऐसी जगह है जहाँ यहाँ पे तो सब मैं जाना चाह रही पेंटिंग थी। कर रहे हो, हाँ, और मतलब कहीं डांस हो रहा हो, उन्होंने सारी चीजें बताई। तो एक इंटरेस्ट अंदर से, वो चीज एकदम से हो गया कि ऐसी जगह जाके देखना है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला, हमने बोला उसमें कैसे जाते हैं, तो उन्होंने बोला उसके एंट्रेंस आते हैं ईयरली, और उसका फॉर्म भरो, और उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप फिर आ सकते हो। और बहुत कम फीस है वहाँ की, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है वो, हुँ, और हॉस्टल फीस भी बहुत कम है। ओके। तो हमने बोला यार ये तो बहुत अच्छा है। तो हुँ, फिर घर पे आके बोला, तो वही था कि हाँ, पेरेंट्स एकदम से उन्होंने बोला कि
नहीं नहीं ये तुम्हें पेंटिंग ही करनी है तो फिर नैनीताल से कर लो या इधर अल्मोड़ा से कर लो। तो हमने कहा नहीं, ऐसे देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो एक हफ्ते बाद वही जो भैया हमें मिले थे, हाँ। उनका मेरे पास कॉल आया कि कुसुम, उस यूनिवर्सिटी के ना फॉर्म आया है, तुम पूछ रही थी तो भर सकती हो। तो मेरा भाई था, उसने ऑनलाइन वो घर आया हुआ था, वो उस टाइम पे बीटेक कर रहा था। तो मैंने उसको बताया कि भैया ऐसी ना यूनिवर्सिटी है जहाँ पे पेंटिंग के कोर्स होते हैं और ये सब चीज़ें। तो उसने ऐसे ही चेक किया और उस यूनिवर्सिटी का हमने नाम डाला और उसमें पूरी हमें फ़ोटोज़ गैलरी में हमने देखी और बड़ा मतलब तब तो ऐसा हो गया कि यहीं जाना है, एक बार ट्राई तो करना है। तो मैंने चुपचाप फॉर्म कैसे डाल दिया। मतलब बिना किसी को बताए, किसी के थ्रू वो फॉर्म भरवा ये दिया। काफी लोगों की स्टोरी है ऐसी पूरी की, हाँ, बिना हाँ, बताए, घर हाँ। वालों से बिना बताए। इवन मुझे याद है मैं शाम के 7 बज चुके थे, अंधेरा था उस टाइम पे, क्योंकि जो बरेली रोड है वो एरिया थोड़ा-सा सुनसान हो जाता था, ऑटो भी नहीं मिलते थे। तो एक मेरे भाई का फ्रेंड था छोटा, उससे मैं वो उसको मैंने कॉन्टैक्ट किया। मैंने कहा यार मेरा फॉर्म भरना है। उसने बोला तुझे यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं से भर सकती हो तुम। ओके। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गई और घर में बोला मैं पड़ोस में जा रही हूँ, अभी आ रही हूँ। और वो मैं अकेले डर के वहाँ गई और उसने स्कैन करा मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स हाँ। और फिर उसके बाद वो मेरा फॉर्म फिल हो गया। अब चैलेंज था कि उसका एंट्रेंस, तो मेरे घर में पता चला, तो मेरे मामा लोगों ने बोला कि अच्छा कोई बात नहीं एंट्रेंस दे दो। तो उन्हें लगा कि नैनीताल या हल्द्वानी होगा, उन्होंने बोला कहाँ है एंट्रेंस, लोकेशन क्या है। मैंने कहा छत्तीसगढ़ जाके देना है। तो ना उस टाइम पे छत्तीसगढ़ का एक वो था कि सिनेरियो कि वो नक्सलाइट हाँ, एरिया नक्सलाइट है, एरिया जो है, ऑब्वियसली डरता मतलब ही हर कोई सभी रहता कहते है। थे, हाँ। आए दिन अटैक होते थे हाँ। ये सब, वो दंतेवाड़ा और वो सब हाँ। एरिया, तो सबके दिमाग में था कि वो नक्सल एरिया बिल्कुल जंगल ऐसा है। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं इतनी दूर तो नहीं जाओगी। तो फिर मेरे को हो गया कि नहीं अब जाना है, मतलब कैसे भी। फिर लास्ट में ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर मैं गई वहाँ एंट्रेंस देने और जब मैं उस यूनिवर्सिटी पहुंची, क्योंकि वो एमपी छत्तीसगढ़ का पूरा वैसा अलग ही एरिया, बिल्कुल खेत और वैसा। फिर जब मैंने यूनिवर्सिटी देखी और बिल्कुल वो इतना सुंदर महल है, वो राजा का डोनेट किया हुआ, और वहाँ बिल्कुल एक म्यूजिक बज रहा था, जैसी गेट से हमने एंट्री करी और बिल्कुल माहौल ही चेंज। कहीं पे इंस्ट्रूमेंट की आवाज आ रही है, तबला बज रहा है। मैंने कहा यार ये जगह बनी है मतलब हमारे लिए, और इसी जगह पे हमने रह के सीखना चाहिए। तो उस दिन से मुझे लगा कि नहीं मैं अभी सही जगह आई हूँ, और बहुत आराम से मैंने एंट्रेंस ये दिया। 2011 की बात है। 11 की बात हाँ। है। और इवन मैं जब हॉस्टल में रुकी थी वहाँ, मेरा हाँ। स्टे हॉस्टल में था, तो जो मेरे सीनियर थे, तो वो मुझे बोले कि वहाँ पे जो अलग-अलग स्टेट्स से बच्चे आए थे ना, वो बहुत बड़ा-बड़ा पोर्टफोलियो लाते हैं। पोर्टफोलियो मतलब जैसे अभी तक आपने जो भी क्या क्या काम तैयारी किया की है किया है। काम, हाँ। तो वो लेके आए थे, और वो 8-9 साल से सीख रहे थे बहुत सारे बच्चे, अलग-अलग स्टेट से जो आए थे। तो मेरे मेरे साथ जो सीनियर थी, मतलब जिनके रूम पे मैं रुकी थी, उन्होंने मुझसे बोला कि कुसुम तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम बिना तो पोर्टफोलियो। मतलब मैं तो छोटा-सा मुझसे हाँ। बोला था अभी तक जो किया वो ले आओ। तो मैं बचपन से जो बनाती थी ना, मतलब लाइक सीनरी की हमारी हाँ। बुक्स होती थी, तो मैं सारे बनाती थी, उनको लैमिनेट करके रखती थी। हाँ। तो वो मैंने ऐसी एक फ़ाइल पे डाला, जैसा मुझे वहाँ से बोला गया था, तो मैं वो लेके चली गई, और वो छोटी-सी एक फ़ाइल थी, उसमें 12-15 पेंटिंग्स थी छोटी-छोटी। तो वो मैं लेके चले गए, लेकिन मुझे इतना वो था कि मैं शायद यही मतलब यहीं से मुझे करना है। एक होता है ना, एक अंदर से आपको एक वाइब्स आती है, तो बड़ा कॉन्फिडेंट थी कि नहीं मुझे मेरा होगा और मैं यहीं से मतलब मुझे फाइन आर्ट सीखना है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं दीदी, देख लेंगे एंट्रेंस में। तो फिर एंट्रेंस हुआ और हमें एक टॉपिक मिला कि डेली लाइफ पे आपने 25 मिनट में एक ड्रॉ करना है। हाँ। तो मुझे याद है मैंने ऐसी एक पेंसिल से वो बनाया था कि एक सब्जी मार्केट का, मतलब एक लेडी फ्रूट या वेजिटेबल दे रही है और एक ऐसे करके। फिर इंटरव्यू हुआ और उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है आप घर जाओ, आपको बता 15-20 देंगे। दिन के बाद पता चलेगा। हाँ। तो उस टाइम पे ज़्यादा फैसिलिटी भी नहीं थी, तो वहीं से फ़ोन आता था ऐसा। हाँ। तो फिर हम घर आ गए एंड फिर वो 20 डेज़ के बाद 30 लिस्ट लोगों का लिस्ट था, उसमें मेरा नाम आया। फिर वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई, फिर तो पहली बार मैं इतनी दूर अकेले गई, बाई ट्रेन ही जाते थे। तो वहाँ गए और उसके बाद तो फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, क्योंकि वो जगह ऐसी थी कि कलाकारों का गढ़ था वो। और सिर्फ यही नहीं कि अपना ही फील्ड, वहाँ हमारे जो स्किल्स होती हैं अलग-अलग, सभी में महारत हासिल किए हुए लोग गुरुजन आते थे वहाँ पे हाँ। थे। और आए दिन, साल भर, हर महीने वहाँ एक्टिविटीज़ इतनी होती थी कि पैन इंडिया और बाहर से आर्टिस्ट आके वहाँ पे काम करते थे। वहाँ की लाइब्रेरी, उनका कलेक्शन इतना पुराना, तो वो इतनी और खुद उस यूनिवर्सिटी की इतनी हिस्ट्री रही है, वहाँ के जो लोग रहे, तो उनके बीच में काम करना और उनसे सीखने का जो
अलग ही वो रहा, और उसी का है कि आज मतलब उसके बाद तो पीछे मुड़ के नहीं देखा और वो चलता रहा तो वहाँ पूरा। कितने साल आप रहे फिर उसके बाद? मैं 4 ईयर रही। हाँ। फिर उसके बाद ऐसा रहा कि मास्टर्स के लिए क्योंकि मेरा 4th ईयर में ऐसा था कि मुझे ये पता चल गया था कि मुझे किस चीज को लेके काम करना है, क्योंकि आपका एक क्रिएटिव फील्ड हाँ। स्टार्ट हो जाता है। तो फिर सर से डिस्कशन हुआ बहुत। तो ये था कि सर ने भी बोला कि एजुकेशन जब आप ले रहे होते हो या डिग्री, तो जगह का चेंजेस होना थोड़ा जरूरी है। तो फिर हमारी बात हुई सर से, क्योंकि सर का बहुत फ्रेंडली नेचर रहा, हाँ। सिखाने के साथ साथ सर बहुत अच्छे से बिल्कुल दोस्तों की तरह गाइड करते थे। तो मैंने सर को बताया कि एक्चुअल में मेरा एम क्या है। तो उसके लिए फिर मुझे आना था अपने स्टेट के पास में। तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैंने फॉर्म फिल किया मास्टर्स के लिए। सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी ट्राई किया, और फिर सर ने सजेस्ट भी किया कि बड़ौदा करो या बहुत जगह। मैंने कहा सर दिल्ली जाना है, वो समझ चुके थे ये घर क्यों के जाना पास। चाह रही है दिल्ली। हाँ। तो फिर वो किया, ये और 2016 15-16 की बात होगी। 15 हाँ। लास्ट 15 ठीक। में मेरा बैचलर कंप्लीट हुआ। हाँ। देन 16 के लिए 15 लास्ट में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई किया। फिर आपने यहाँ से मास्टर्स किया? हाँ, और मुझे याद है जनरल कैटेगरी में 2 सीट थी मेरे टाइम पे, और जिसमें एक मेरा सिलेक्शन तो था उसमें। इतना आपने पहले बैचलर किया बीएससी करने के बाद, हाँ। तो कभी ये फीलिंग नहीं कि यार मेरे साथ के बच्चे तो जॉब में लग गए हैं और नहीं मैं नहीं अभी नहीं नहीं फंस नहीं, गई, ऐसा कुछ हुआ मतलब कभी? मैं इतना खुश थी ना, मैं बीएससी 3rd ईयर में थी और बीएससी छोड़ दिया था पूरा क्या? छोड़ 3rd ईयर में मेरा सिलेक्शन हो गया था, अच्छा, तो मैं तो छोड़ छोड़। के चले गई थी। ओके ओके। तो मतलब मैं इतना खुश थी कि मुझे याद ही नहीं था कि मैं बीएससी कर रही थी या इतना कुछ किया, क्योंकि मैं उस जगह पे आ गई थी जिसके लिए मैं अपने इतने जोन में घुस टाइम गया से था। सोच रही हाँ। थी। क्योंकि मैंने बताया मुझे स्टार्टिंग से क्रिएटिव, और क्रिएटिव किसी भी चीज में हो सकता है। इवन मैं 6 से ही 12th के बच्चों के बायो के पिक्चर्स बनाना, वो सब फाइल रेडी करती थी। मतलब ड्राइंग मुझे इतनी पसंद थी। तो और सजा चीजों को बिल्कुल डेकोरेटिव या तो जो मतलब आपने ऐसे बताया करना। अभी स्कूल के दिनों में सीनियर्स के आप वो बनाते थे, हाँ। उसके पैसे लेते थे या ऐसे ही नहीं, बनाते थे? ऐसे ही इवन मैं अच्छा। डांट भी खाती थी, क्योंकि मम्मी कहती थी अपना काम छोड़ के ये दूसरों का काम करिए, लेकिन मुझे वो काम मैं उनसे कहती थी मैं अपना कर लूंगी। ठीक मैं है। मतलब थकती नहीं थी ये सब काम करने में। पता नहीं कितने लोगों की मैंने फाइल्स बनाई, मेरे सीनियर्स को भी पता होगा ये सब। हाँ। तो ऐसा है, आज वो सब टच में है कहीं हाँ। ना कहीं से फेसबुक के थ्रू। हम्म। तो और उन्हें भी ये फील होता है कि यार ये कुछ अलग कर रही है जो हम नहीं कर सकते। तो जब आपको अपना पसंदीदा चीज मिलती है ना, तो ऐसा होता नहीं है कि आप थकते हो या उससे बोर होते हो, आप उसको एंजॉय करते हो, और वो कब आपका मतलब करियर या उसमें बदलता है पता नहीं चलता है। आप बाहर थे जैसे इतने समय, तो वहाँ तो पूरे देश भर से लोग आते थे, हम्म। तो फिर वो पढ़ाई करने के बाद, वो चीज़ें सीखने के बाद आपके पास मौके थे कि बाहर जाके हाँ। काम करें, लेकिन फिर आप उत्तराखंड वापस आ गए। फिर आपने पहला अपना एक हाँ आर्ट स्टूडियो भी खोला हाँ उत्तराखंड में, शायद हाँ पहला हाँ फाइन आर्ट स्टूडियो है। फिर अब मैं देखता हूँ क्योंकि बच्चे आते हैं वहाँ, एक प्रोफेशनल करियर था पर आपने उसको टीचिंग करियर के हाँ तरफ जोड़ दिया। फिर उसके बाद अब आप उत्तराखंड की संस्कृति बढ़ाने को भी काम कर रहे हो। हम पिछले दिनों ही कई चीज़ें हमने हाँ देखी भी थी, दिल्ली में आपने काम किया, यूपी में काम किया, उपराष्ट्रपति अवार्ड भी हाँ। मिला आपको, नेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं उत्तराखंड से। तो वहाँ से फिर वापस आना, फिर उत्तराखंड के कल्चर पे काम करना, फिर उसके बच्चों को सिखाना, तो ये कैसे मैनेज किया पूरा? देखो ऐसे मतलब उत्तराखंड तो क्या है कि क्योंकि बचपन से पहाड़ों में रही हूँ तो लगाव है। मतलब ये मैंने बैचलर में डिसाइड कर लिया था कि अपने स्टेट में जाके ही काम करना है, और दूसरा अपने लोगों के लिए। मतलब क्योंकि बचपन से मैंने बताया बहुत कनेक्ट रही हूँ इन चीज़ों से, और उनको दिखाना भी है कि ये चीज़ें हैं, और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इन चीज़ों को लेके, स्किल्स को लेके काम करना चाहते हैं। तो ताकि अपने प्लेस पे डेवलप करना है। और हमारा जो स्टेट है इतना सुंदर है, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ गई, दिल्ली, ये सब, तो मैंने देखा कि कुछ मिस है वहाँ पे। और मैं जब छत्तीसगढ़ में थी ना, तो पैन इंडिया जब लोग आते थे कहते थे वाह, मतलब उत्तराखंड से ज्यादा वो नैनीताल को जानते थे। कहते थे वाह तुम नैनीताल से हो, इतनी सुंदर जगह। मतलब मुझे पता है कलाकार के लिए स्वर्ग है। मतलब ऐसे पहाड़ों पे, मतलब क्योंकि कला भी ना एक अध्यात्म से ही रिलेट है, म्यूजिक है, ये सब चीजें। तो ये जगह उनके साथ मिल जाए तो फिर तो आपका काम बहुत अच्छा होगा। तो था कि जब ऐसी जगह पे चीजें हो सकती हैं तो वो तो इतना सुंदर है, वहां पे क्यों नहीं हो सकता ये सब चीजें। तो यही सोच के शुरू किया। और फिर 2017 जब मास्टर्स कंप्लीट हुआ, 15 में मेरी शादी भी हो गई थी। तो 17 जब कंप्लीट हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी म्यूजिक फील्ड से, और दोनों का कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस सेम है, क्योंकि दोनों आर्टिस्ट हैं। तो फिर
आए उत्तराखंड हाँ। और मतलब बात हुई कि क्या करना है, और दोनों का सेम था कि अपना उत्तराखंड से ही। हाँ। और जहाँ पे सब कुछ होता है ना, वहाँ पे पॉसिबिलिटीज कम होती हैं, हाँ। बट जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ है आप खोज वहाँ करते आप हो। शुरू करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मतलब चीजें सक्सेस भी होती हैं, और मतलब नोटिस में हो शुरुआत जाता है। में प्रॉब्लम हाँ, होती है, लोगों हाँ। को नहीं आता समझ, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप धीरे 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 मतलब डेवलप करते हो उसको, वो आपको भी नहीं पता चलता है, और फिर एक ऑरा क्रिएट हो जाता है आपसे, आपके क्षेत्र के लोग खुद कनेक्ट होने लग जाते हैं। तो यही सोच के हमने एक शुरुआत करी। और सबसे पहले तो इसलिए भी किया कि क्योंकि मेरा जो फील्ड है, मैंने जिससे मास्टर्स किया, उसके लिए एक जगह की ज़रूरत होती है, स्टूडियो। मतलब स्टूडियो जिस जगह पे उससे रिलेटेड मशीन्स या चीज़ें रहती हैं, टूल्स रहते हैं, तो तभी आप काम आगे डेवलप कर सकते हो अपना, या क्रिएट कर सकते हो। तो पैन इंडिया में अलग अलग जगह वो स्टूडियोज हैं स्टेट में, तो आप इतना तो नहीं है कि हर स्टेट में जाके या हर जगह के लिए अप्लाई करके बार बार जा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 या 3 साल। फिर आपको ऐसी जगह चाहिए कि यार अपने प्लेस पे रह के काम करना है, तो था ही कि आगे काम क्या करना है, दिमाग में तो पूरा लेआउट था। तो पहले खुद के लिए शुरुआत करी, और फिर धीरे 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 आसपास जो कला से रिलेटेड लोग थे वो जुड़ते गए, तो लर्निंग भी शुरू हुई, क्योंकि सिखाएंगे नहीं तो फिर चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, क्योंकि पीछे से भी तो शुरुआत करनी है, हाँ। जो नए बच्चे हैं या नए लोग हैं उनको भी वो चीज़ें बतानी है। जी। तो फिर ये ऐसे करके शुरुआत फिर होती जब गई आपने रंगे। उत्तराखंड में शुरू किया उसके बाद एक अवार्ड की लिस्ट तैयार होने लग गई, हाँ, तो क्योंकि काम करते जा रहे थे। हाँ। हाँ, थोड़ा-सा चैलेंज ये आया कि हमने 2019 में, हाँ। मुझे याद है, हमने जब अपने घर से हमने जब स्टूडियो स्टार्ट किया, हाँ। तो लॉकडाउन हो गया था मार्च में, हाँ। 20 में। हाँ। ठीक है, तो उस समय शायद आपको एक अवार्ड मिला था। मेरी यहाँ 2020 के शुरुआत में 22 में तो नेशनल मिला हाँ, मुझे, हाँ। उससे पहले कुछ ऐसे अवार्ड्स रहे होंगे। मतलब उस टाइम पे हमें याद है कि हमने स्टूडियो सेटअप जैसे ही किया, हाँ। तो हमने कुछ प्लानिंग की थी कि ऐसे आर्टिस्ट को बुलाएंगे एंड हुँ। इनॉग्रेशन करेंगे, तो सारी चीज़ें, हमारा प्लान था दोनों का। तो लॉकडाउन हो गया, और चैलेंजेस बढ़ गए, क्योंकि आपने मतलब होता ही है, आपने जितना अपना इनकम था वो सब चीज़ें भी किया, सेटअप किया, और आपकी एक प्लान होता है कि भाई इसको कैसे शुरू करना है, वो सारा। अब हमने बोला क्या करें, तो कहते हैं ना कलाकार का दिमाग वैसे खाली मतलब रहता नहीं है, कुछ ना हाँ। कुछ चलता रहता है। तो हम ऐसे बैठे थे, हमने बोला ऑनलाइन इनॉग्रेशन तो कर ही सकते हैं। हाँ। तो हमने एक लिस्ट तैयार करी अपने हाँ। सीनियर आर्टिस्ट की, यंग आर्टिस्ट की, एंड देन उनसे बात किया फ़ोन पे। और वो लॉकडाउन शुरू ही हुआ था और सबके लिए पैनिक हो रहा था। हाँ। तो क्योंकि हस्बैंड एडिटिंग और म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, तो सब चीज़ें वो करते हैं। तो देन बाकी क्या करना है, कैसे मतलब आर्टिस्ट का कैसे हम रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, वो सब हमने दोनों ने पूरा प्लान किया। और उसके बाद उनसे डेटा लिया, और सबसे अच्छी बात है, ऐसे आर्टिस्ट जो कभी फ़ोन यूज़ भी नहीं करते थे, जो हाँ। सीनियर्स जैसे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने तक हमें अपनी वीडियोस बना के, देन अपनी अपनी स्किल जो इस भी फील्ड में वो हैं, किस स्टाइल में वो काम करते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने बना के भेजी, अपनी विशेस दी हमें। फिर उसके बाद हमने कम से कम 90 आर्टिस्ट का पूरा वो सीरीज़ आर्ट फेस्टिवल करके हमने स्टार्ट किया। वो बहुत सक्सेस रहा हमारे लिए। उससे क्या हुआ कि उत्तराखंड ही नहीं, पूरे भारत में पता चला कि कि ये स्टूडियो यहाँ पे स्टार्ट हुआ हल्द्वानी है। में उत्तराखंड का पहला स्टूडियो बना हाँ, है। वो प्रिंट मेकिंग हाँ। स्पेशली, हाँ। क्योंकि प्रिंट मेकिंग के स्टूडियो बहुत कम ही है। हाँ। तो फिर वो पता चला, और उत्तराखंड में तो प्रिंट मेकिंग स्टूडियो प्रॉपर कोई नहीं है अभी। हाँ। तो उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर वहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुए, लोग हमसे कनेक्ट होने लगे, फिर यंग स्टूडेंट हमसे कनेक्ट होने लगे, धीरे-धीरे फिर हमने सारी चीज़ें स्टार्ट ये करी। आप उत्तराखंड के ऊपर काम करते हो और पिछले दिनों कई दूसरे राज्यों में भी आपने काम किया, हाँ। हल्द्वानी की भी दीवारें बिल्कुल आपने G20 में भी काम किया। तो ये एक्सपीरियंस कैसा था? और यंगस्टर्स में देखता हूँ आपके वो जो स्टूडियो वहाँ से बाहर निकलते हैं, हुँ। कहीं रोड में भी बैठे होते हैं, स्केच कर रहे हैं। एक दिन मैंने मनु से ही पूछा था, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा उनकी झिझक है, वो दूर करने के लिए हम तो ऐसा करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? और जो अवार्ड अभी भी मिले हैं और आप लोग संस्कृति की तरफ इतना काम कर रहे हैं, तो कितना गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है कि हाँ, वो भी एक तरीके से हमारी जो उत्तराखंड का कल्चर है, लोक संस्कृति है, उसको हाँ। बढ़ाने में अपना सहयोग दे रहे हैं? ठीक है, जैसा आपने बोला जो स्टूडेंट बाहर हाँ, बैठे बैठ रहते हैं रहते हैं। आर्टिस्ट, तो वहीं से शुरू करते हैं। एक्चुअली जब हम फाइन आर्ट को सीखते हैं, तो उसका फर्स्ट प्रोसेस है कि जो दिखता है उसे बनाओ, मतलब एक्सरसाइज है वो। हाँ। तो उसके लिए लाइव एक्सरसाइज, जैसे ये अच्छा। ग्लास दिख रहा है, इसको इसकी तरह इसका फॉर्म पकड़ना, धीरे-धीरे, ये स्टेप है छोटे-छोटे। तो और दूसरा क्या है, जब आउटडोर स्टडी करते हैं, तो आउटडोर मतलब आर्टिस्ट को एक
खुलापन होना चाहिए उसमें, मतलब जो भी हो बना रहा है उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। हेजिटेशन है तो हम बोल नहीं पाएंगे अपनी बातों को, तो उसके लिए क्या होता है, ये सारी क्लासेस है, उसकी एक्टिविटीज हैं। तो बच्चे बाहर जाते हैं, या जो भी आर्टिस्ट हैं वो बाहर जाते हैं आउटडोर, जैसे सब्जी मार्केट है, रैंडम फटाफट चीजों को बनाना, ऑब्जर्वेशन। फिर क्या है कि आपके पास भीड़ भी आ जाती है बहुत बार, वही। तो उससे आपकी हेजिटेशन, आपको रुकना नहीं, उन पे ध्यान नहीं देना, आपका जो दिख रहा है आपको उस पर फोकस करना है। तो फोकस, अपनी चीजों को एक्सप्रेस करना, और सबसे मेन है कि एक्सरसाइज। जब तक एक्सरसाइज नहीं होगी, अलग अलग पेड़ दिख रहा है, देखो सबका अपना टेस्ट होता है, किसी को ह्यूमन फिगर पसंद है, किसी को वो हो सकता है जो सब्जियां अस्त व्यस्त पड़ी हैं उसका शेप पसंद है, किसी को रोड या कोई रिक्शा, कोई डैमेज चीजें हैं, तो वो सब बनाना वो आउटडोर स्टडी में काउंट होता है। तो वो हमारे वहाँ से स्टूडियो से आर्टिस्ट, हमने सभी को बोला, चाहे सीनियर है जूनियर है, तो वो आउटडोर स्टडीज करते हैं, ठीक है, वो उसका एक पार्ट है स्टूडियो का, और फाइन आर्ट स्पेशली स्टडी का एक पार्ट है। फिर हम आते हैं जो आपने बताया जी, वॉल तो पेंटिंग्स और ये सब। एक्चुअली मेन क्या है कि आर्ट एक फॉर्म, मतलब आप उसको अलग अलग मीडियम पे करते हो। बेसिकली वो आप लोग पॉपुलर भी इसलिए हो जाते हो क्योंकि उत्तराखंड का कल्चर आप दिखा रहे हाँ होते हाँ हो, हाँ, तो काफी एक्चुअली रहता है कि अभी का मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा इस टाइम पे, चाहे कुछ भी हो, गवर्नमेंट के थ्रू जो ये इनिशिएटिव लिया गया, कलाकारों को बहुत काम मिला है, मतलब कलाकार अब खुल के अपनी बातों को, अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। जैसे कि आपने वॉल पेंटिंग्स देखा हुआ, चाहे मीडियम कुछ भी हो, देखो आर्ट है, आप कपड़े पे बनाओ, कैनवस पे बनाओ, किसी भी चीज पे बनाओ, पेपर पे बनाओ, वो वॉल है, वो हमारे लिए एक कैनवस की तरह ही है। तो हमें गवर्नमेंट, और सबसे अच्छी बात है गवर्नमेंट एक थीम देती है कि आपको इस थीम पे बनाना है, तो हमने उनको 2-3 आइडियाज दे रहे होते हैं कि ये है, क्या-क्या कि कर ये सकते है, हैं? ये है, देन उन्होंने आर्टिस्ट पे पूरा छोड़ा है कि आप इसको, ये वॉल है, ये आपकी थीम है, इस पे बनाइए। और ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, इससे क्या है, देखो आर्टिस्ट को सीखने के साथ साथ एक अर्निंग भी हो रही है उनकी, वो अभी से, मतलब लर्निंग के साथ अर्निंग, मेन वैसे हमारे स्टूडियो का मेन फोकस भी है कि लर्न एंड अर्न, मतलब आप सीखो और अर्न भी करो, अपने खर्चे खुद करो, अपनी चीजें खरीदो, और हो सकता है, और बहुत अच्छा इससे आर्टिस्ट को प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से शुरुआत हुई, और हमारे स्टेट में अभी मतलब बहुत अच्छा है कि जगह जगह आर्टिस्ट काम कर रहा है। और तो आप लोगों का भी एक तरीके से खुद ही का स्टार्टअप है, जीरो से हाँ, आप लोगों ने शुरू किया है। वो ऑटोमेटिक हो गया, होता रहा। और सपोर्ट तो है। और रही बात मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट तक, तो वो कहीं ना कहीं हमने स्टेप बाय स्टेप जब काम करने शुरू किए, क्योंकि हमें पता है कि हमने जीरो से शुरू किया, और हम किसी को नहीं जानते थे, क्योंकि मैं तो, मतलब हम दोनों ही बाहर रहे रहते हैं। उत्तराखंड से पढ़ाई के टाइम पे, तो बिल्कुल जो टच था सबसे खत्म हो चुका था। बट हमने एक सोच के साथ शुरू किया, क्योंकि हमारा जो फील्ड है आर्ट फील्ड है, तो हमारा था कि यार गवर्नमेंट का एक कुछ वर्कशॉप करना है नेशनल लेवल का, जिससे हमारे जो संस्कृति डिपार्टमेंट है उनको भी पता चले कि इस टाइप की चीजें होनी चाहिए यहाँ पे, या तो उस इनिशिएटिव से हमने शुरू किया था। तो जिसके लिए हमने मतलब हमने, हमारा जो संस्कृति विभाग है या जो हमारा कल्चर डिपार्टमेंट है, उनके साथ हमने एक प्रपोजल दिया कि ऐसा ऐसा कैंप हमने करना है। तो उसमें भी हमने बहुत मेहनत करी, पूरा मतलब क्या क्या प्लानिंग रहेगी, कैसे प्रॉपर, हम दोनों ने, और इवन देहरादून आना जाना बहुत वो किया। देन 1-1.5 साल की मेहनत के बाद वो कैंप हुआ, जिसमें हमने ललित कला और संस्कृति विभाग, इन दोनों के कोलैबोरेशन में हमने रंगीत आर्ट सेंटर जो हमारा स्टूडियो है, हम तीनों के उसमें नैनीताल में KMVN ने हमारा, जिसमें KMVN हमारे कोलैबोरेशन में था, हाँ, तो उस जगह पे हमने आर्टिस्ट कैंप कराया, और हमारे कुमाऊं जोन का पहला नेशनल पेंटिंग कैंप रहा, जिसमें 25 कलाकारों ने अलग अलग स्टेट से आए और उन्होंने प्रतिभाग किया। 7 दिन का वो कैंप था, जिसमें उसमें हमारे उत्तराखंड की, जो हमारे कल्चर मिनिस्टर थे सतपाल महाराज जी, तो उन्होंने हमें कुछ थीम दी थी, या कुछ मतलब उनकी बुक्स थी, उन्होंने बताया था इन कुछ हमारे अनसंग हीरोज थे, मतलब जिनका बहुत योगदान रहा है उत्तराखंड उस संस्कृति को बचाने में और राज्य को करने में, बट उनका कहीं भी कोई चित्र नहीं है, कहीं भी उनके बारे में इतना वो नहीं है। तो उन्होंने वो कहानियां, वो बुक्स के माध्यम से हमने कलाकारों को बताई। एक दिन हमने कलाकारों का पूरा ब्रीफिंग किया कि ये चीजें हमारे उत्तराखंड की हैं, और वो क्योंकि वो अलग अलग स्टेट से थे, और अपने अपने स्टाइल में उन्होंने उन मतलब लोगों के चित्रों को बनाया, हमारे कल्चर को उसमें दिखाया, और वो कहीं ना कहीं पहला कलेक्शन हो गया, मतलब तो वो विभाग के पास अभी भी है और ललित कला के पास भी है। तो इस ढंग से वो शुरुआत हुई। फिर मिनिस्टर ने देखा कि ये तो बड़ा मतलब भव्य कैंप रहा, इसमें तो बड़ा मतलब लोगों का मतलब संस्कृति का भी आदान प्रदान हो रहा है, लोग बाहर से आ रहे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर सतपाल महाराज जी ने दूसरा नेशनल कैंप गढ़वाल में कराया।
तो सतपुली जगह पे। ओके। और मतलब इस ढंग से शुरुआत हुई कैंप्स की। और कहीं ना कहीं जब हमने मोटो एक ही काम था कि किया हाँ, तो मेरे वहाँ पे विभाग में भी एक होता है, जब आप काम कर रहे होते हो तो लोग देखते हैं कि कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, तो लिंक ऐसे मतलब लिंक मतलब एक परिचय होता है कि ये लोग हाँ, ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। फिर वो जो जितनी भी पेंटिंग्स बनी थी, 26 पेंटिंग्स बनी थी, हाँ, तो उन पेंटिंग्स को हमने सॉरी 46 के आसपास पेंटिंग बनी थी। उन पेंटिंग्स को हमने बोला कि देहरादून में हमने गैलरी में शो किया, महाराज जी ने उद्घाटन भी किया उसका, और बहुत लोग आए जिन्होंने उसे देखा, ये सारा चीजें। तो यहाँ से हमारा पहला जो प्रोग्राम मतलब हमारा ऑनलाइन आर्टिस्ट जो हमारा रहा टॉक, देन उसके बाद ये। हाँ, फिर तो उसके बाद हमने पीछे मुड़ के लाइन लग गई देखा नहीं, थी। कि हमने बोला अभी तो फिर हमने केएमवीएन के लिए काफी मतलब अभी मैंने देखा है कि जो ऑफिसर्स भी हैं, जो हाँ, अच्छे जो अधिकारी लोग हैं, तो उनका भी टेस्ट है कि कुछ अलग हो, क्रिएटिव हो, और जिसमें यहाँ की चीजें भी दिखे, थोड़ा आर्टिस्टिक हो। तो वहां से फिर क्या होता है, जब ऐसी डिमांड आपके पास आती है तो आपका मतलब हम बंद करते ही है, हमारा काम ही है क्रिएट करना कुछ कुछ नया। तो फिर आपका काम भी चलता है, वहां से स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। हमने फिर सारे इन सब प्रोजेक्ट्स को लेना शुरू किया, हमें पता भी नहीं चला कब हम इन डिपार्टमेंट्स में हाँ। धीरे धीरे इन्वॉल्व हो गए। उत्तराखंड में तो चलिए समझ में आता है कि हम उत्तराखंड हाँ में उत्तराखंड की पेंटिंग्स बनती हैं, हाँ बिकती हैं, आप लोग इतने एग्जीबिशन में जाते हैं। जब बाहर जाते हैं तो ना तो एक अलग सा माहौल बन जाता है कि हम्म, उस दीवार में अभी बीच में आपने दिल्ली में काम किया था तो आया था कि हाँ दिल्ली। दिल्ली दिल्ली की दीवारों में उत्तराखंड की संस्कृति छाई। नहीं, दिल्ली में ना क्या हुआ, दिल्ली में दो टाइप से हुआ। हाँ, एक तो था वो कि एक रिकॉर्ड भी बनाया भारत आप लोगों ने। मंडपम, हाँ, एक्चुअली अभी यूनेस्को का मीटिंग हुआ हम्म, लास्ट मंथ। तो जो मेरे ख्याल से भारत ने पहली बार, भारत ने उसकी अध्यक्षता की है, हम्म, मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया, भारत मंडपम में रहा वो। ओके, तो जो भारत मंडपम में पेंटिंग्स हुई, हम्म, तो वहां पे हर स्टेट के फोक पेंटिंग्स हुई हैं। ओके, तो जिसमें मतलब मुझे सौभाग्य मिला, उत्तराखंड का फोक, मेरे ख्याल से उत्तराखंड का फोक उन पैनल्स में पहली बार गया, ओके, जिसमें मैंने वहाँ की यहाँ की सरस्वती चौकी दिखाई है। और सबसे अच्छी बात है कि जो गवर्नमेंट ने वो पेंटिंग्स बनाई है, हर पेंटिंग के पास एक क्यूआर कोड लगा है, जिसमें उस पेंटिंग में क्या बना है और ये किस स्टेट का है, किसने बनाया, उसकी पूरी जानकारी है। ओके, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे विजिटर्स और हाँ, वीआईपी आते रहते वो हैं, तो वो कभी भी उसको स्कैन करके देख सकते हैं। तो फर्स्ट ये। सेकंड, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी T3 टर्मिनल जो है हाँ, उसके उसको सजाने की, क्योंकि वो वो उत्तराखंड बहुत, बेस्ड था। हाँ वो वीआईपी एरिया है पूरा, हाँ, और वो बड़ा मतलब हमारे लिए भी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट रहा, अभी तक हाँ, का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा। तो क्योंकि यूनेस्को की मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने हमें आइडिया दिया, मिनिस्ट्री ने हमें बोला कि आपको कुछ जो हमारे नेचुरल हेरिटेज साइट है हम्म, उसको लेके कुछ कंपोज करना है। ओके, तो वो ललित कला अकादमी और कल्चर मिनिस्ट्री के कोलाब्रेशन में वो प्रोजेक्ट रहा। तो फिर हमने कुछ उनको डिजिटली उन वॉल्स को लेके क्रिएट करके लेआउट्स दिए, एंड देन एक लेआउट फिर उसमें से उन्होंने बोला कि नेचुरल हेरिटेज साइट को लेके बनाओ। तो जिसमें 7 नेचुरल हेरिटेज साइट थी और 37,000 स्क्वायर फीट तक का एरिया हमने कवर किया। हाँ हेरिटेज साइट को लेके काम किया, और 35 फीट हाइट थी उसकी। और वो इतना चैलेंजिंग रहा हमारे लिए अभी तक का, क्योंकि मुझे याद है तो उसका वो कोई टाइम पीरियड नहीं हाईवे था है, वो आपने। प्रॉपर, हाँ। और वो बिल्कुल नहीं रुकता है, और हाँ, जितना शाम मतलब बढ़ते रात होती रहेगी। जाती है उसमें गाड़ियों की स्पीड बढ़ जाती है, हाँ, और नीचे को वो टनल है। ओके, और जैसी गाड़ियां आती है ऑटोमेटिक, मतलब इतनी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि दोनों साइड काम करना, लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया। शुरू के 2-3 दिन हमें समझने में लोकेशन को टाइम लगा। तो उसका तो कोई टाइम पीरियड भी था शायद हाँ, आपको खत्म करना था। खत्म एक्चुअली उसका टाइम था कि 24 से वो स्टार्ट थी मीटिंग, हम्म, और हमें टाइम दिया था 18 हाँ, डेड, और हमने 3 से स्टार्ट किया था वो, और हमारी डेडलाइन 18 थी, बट हमने उसको 15 के अंदर हाँ, कंप्लीट कर लिया था। और उसके लिए हमारा स्पेशली मतलब मिनिस्ट्री ने, हमारा ललित कला अकादमी, दोनों ने हमारी मतलब काफी हमें तारीफ भी करी कि यार इन लोगों ने इतने अच्छे से इसको मैनेज किया। वो साइट पे आए ओके, जब हमारे संस्कृति सचिव आए, हम्म, गोविंद मोहन जी, हम्म, तो वो बड़ा मतलब खुश हुए देख के, और अरेंजमेंट जब उन्होंने देखे कि यार इन्होंने वॉकी टॉकी यूज किया है, अच्छा, और इन्होंने मतलब ऐसी ऐसी चीजें यूज कर रखी हैं, हमने प्रॉपर, क्योंकि इस पार से उस पार अगर बात करना है, क्योंकि दोनों साइड हम साथ में काम कर रहे थे। ओके, तो क्या था कि मशीन लगी हुई थी पूरी, जेसीबी और ये सब सारी चीजें थी, हाँ, क्रेन लगी हुई थी। तो आवाज इतनी ज्यादा थी कि आप बार बार रोड क्रॉस भी नहीं, एक बार रोड क्रॉस करने हाँ, के लिए फिर 15 to 20 मिनट हमें लग रहा था। हाँ, तो हमने वॉकी टॉकी मतलब हाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं दोनों ही पूरा प्रोजेक्ट वो हाँ, देख रहे थे,
तो उन्होंने पूरा टेक्निकल उनका काम था और कराना करना कैसे क्या आपका। करना है वो मेरा। ठीक है। तो सारा वो बड़ा इम्प्रेस हुए कि हाँ। इन्होंने हमने माइक स्पीकर सब कुछ ऐसे रखा हुआ था सारी चीजें। तो फिर उसके बाद और ये भी था कि वो इसलिए भी खुश हुए कि इन्होंने टाइम से पहले कर लिया। एक तो बारिश का टाइम था हाँ। और वो जगह ऐसी थी कि वीआईपी मोमेंट्स होते थे, लाइक हाँ। जैसे अभी अमित शाह जी जा रहे हैं हाँ। तो हमें पूरा रूट खाली करना हाँ। पड़ता था, सारे आर्टिस्ट को वहां से हटना पड़ता था, इवन जितना बकेट वकेट पेंट होता था सब हटाना पड़ता था। तो वो डिस्टरबेंस अलग था। कभी टीम इंडिया आ गई तो वो हटाना है, मुझे याद है। तो जैसे ही मूड होता था आर्टिस्ट का वो ऊपर मतलब चढ़ते अपने थे, जोन में घुसते होंगे तो जैसे ही वैसे वो घुसते थे तो वहां से कॉल आता था कि यो आ रहा है। रूट खाली करो, रूट खाली करो। हाँ। तो वो ऐसा था, तो ये भी एक्सपीरियंस लिया। लेकिन जब वो काम मतलब शुरू में होता है पैनिक, और मुझे लगता है मतलब रिस्क लेना, टास्क मतलब लेना बहुत जरूरी है, तभी एक आपको अपनी टारगेट। हाँ। कैपेसिटी पता चलती है। हाँ। तो जब वो हमें प्रोजेक्ट दिया था हाँ। तो तब हमें पहले ही बोला था कि ये प्रोजेक्ट आपको टाइमली करना है, और वो मतलब हमारे करियर पे बात थी, मतलब हाँ। हमारे लिए, हाँ, ओके। क्योंकि हम जिस संस्थान के लिए काम कर रहे थे वो हमारे कला क्षेत्र का सबसे बड़ा संस्थान है। और अगर हम उसे टाइमली नहीं करते या अच्छा नहीं बना पाते तो मुझे होता लगता है। है हम बाइकआउट हो वो जाते अपनी, मतलब हम खुद भी नहीं जाते, कभी उनके प्रोग्राम नहीं कर पाते, खुद भी अंदर से एक फील होता है कि यार हमने ललित कला का काम नहीं करा अच्छे से या मिनिस्ट्री का नहीं करा। तो हमने पूरा डिसाइड किया, हमने कहा नहीं हम कर सकते हैं, जब हमने बनाया है तो देखेंगे। मतलब फिर इस सोच के साथ हमने शुरू किया। एंड लास्ट में जब वो प्रोजेक्ट हुआ कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हमें फील हुआ कि यार अब तो कुछ हमने भी कर लिया। बहुत सही अच्छे से इसको लिया है और मतलब करा है, अब तो जो कुछ भी कर जो सकते घर हैं। वालों से छुपा के फॉर्म भरा था वो सक्सेस वहां हो से गया। जाते हुए आपको उपराष्ट्रपति ने भी अवार्ड दिया। हाँ हाँ। तो वो वाली फीलिंग बताओ। मैंने हॉल की फोटो अच्छा, देखी थी। उपराष्ट्रपति वो वाली ना, नेशनल वाली तो क्या है कि मुझे तो इतना वो फील नहीं आया, बट मेरे को पेरेंट्स को देख के लगा, हाँ, क्योंकि मैंने देखे, फोटो डाले थे आपने। मैं ना अपनी मम्मी को ले गई थी, मेरे हस्बैंड थे, मेरी बेटी थी हाँ। और मेरे फादर इन लॉ थे। हाँ। ठीक है, तो क्या होता है कि जब पापा को देखा ना मैंने, उनको बड़ा प्राउड फील होता है कि हाँ। मतलब वो बैठे थे और विज्ञान भवन में, क्योंकि हाँ। वो जगह ऐसी है कि मतलब वहां पे मोदी जी, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर या जितने भी नेशनल लेवल के इतने इवेंट्स होते बड़े हैं बड़े वही लोग आए थे होते हैं। सारे ही, मतलब। हाँ, और उसकी रिहर्सल ऐसी थी कि एक दिन पहले रिहर्सल थी कि आपको कैसे आना है, किस मूवमेंट पे आना है, कैसे कहाँ पे जाके बैठना है। इवन मैं अभी देख रही थी कि उसमें जहाँ पे नेशनल अवार्ड सारे ही हुए, हाँ। सारी चीजें सिनेमा के भी हुए, हाँ। सब कुछ। तो पापा लोग जब बैठे थे ना, तो उनका जो फील था कि हम विज्ञान भवन में इस लेवल पे बैठे कि सारे मतलब बड़े इस लोग हैं। पोजीशन में, हाँ। तो वहां से पता चला कि ये बहुत बड़ी चीज थी। हाँ। क्योंकि क्या होता है, हम क्षेत्र में जब काम करते हैं ना, ये जो अवार्ड्स हैं ये सब है, ये हमें धक्का देने के लिए, हाँ, मतलब आपको प्रोत्साहित करना। मेहनत करनी है, हाँ। प्रोत्साहन, मतलब अभी रुकना नहीं है। पुश कर रहे हैं। हाँ। हाँ, मतलब आप कुछ कर रहे हो, यानी लोगों को दिख रहा है, हाँ। चाहे आप जो भी करो, आप काम कर रहे हो लगातार, तो ये चीजें जरूरी है। जी, मतलब जी। मुझे लगता है कि जैसे आप किसी चीज में वो कर रहे हो ना, ठहराव आ जाता है, ओके। तो वरना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है ना इन सब चीजों से। लेकिन जब वो नेशनल आया, और वो तो हमारे लिए एक मोमेंट था, क्योंकि हमें तो ये था कि यार रिहर्सल कराइए, कुछ ये वो ना बताया हो किसे जाए। था कि राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है? मतलब पहले से था या? एक्चुअली नेशनल अवार्ड हर साल होते हैं, ओके। तो उसके लिए फॉर्म आते हैं और आपको उसमें आर्ट वर्क शेयर करने होते हैं। देन उसका फिर फर्स्ट सिलेक्शन होता है हाँ। फोटो बेसिस पे। ओके। उसके बाद जो जिस आर्ट वर्क का आपका सिलेक्शन हुआ उसे आपने भेजना होता है। हाँ। फिर उसके बाद सेकंड जूरी बैठती है, देन हाँ। नेशनल आपको मिलता है। तो उत्तराखंड में तो मेरे ख्याल से 15-16 ईयर्स के बाद नेशनल आया, क्योंकि जब मुझे मिला तो फिर हमने सर्च किया कि इससे पहले कब मिला, ऐसे हाँ। करके। और फिर बाद में पता चला कि पहली महिला हूँ मैं, हाँ। तो एक वो रहता है। बट ठीक है, लेकिन पेरेंट्स का जो खुशी थी हाँ। उससे लगा कि हाँ ये नेशनल है। मतलब वो अभी भी पता होता है कि कभी पापा फोन पे बताते हैं, वो बहुत टाइम तक चलता रहा, यार विज्ञान भवन गए थे, वहां तो हाँ। ऐसा था वैसा था, तो सुनते हैं ना तो होता लगता है कि बहुत बड़ी चीज अब थी। एक चीज मैं पूछूंगा कि कुसुम पांडे ने कितने बच्चों, जो जैसे आपने बोला ना, हाँ, कोई बीटेक कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, बहुत है ऐसे, उसको इधर को स्टूडियो में भी ले है, आया। ऐसे और अभी भी और है। कितने पेरेंट्स आ गए आपके पास कि तुमने हमारा बच्चा बिगाड़ दिया? नहीं, ऐसे कोई नहीं आए, ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं आए बच्चे बिगाड़ दिए। हाँ, ये है कि वो बच्चे खुद ब खुद आ गए हाँ। जो बीटेक कर रहे थे। बीटेक वाले भी स्टूडेंट हाँ। है, मैकेनिकल इंजीनियर वाले भी हैं जो फाइन एक आर्ट तो मेरे सीखने आए। क्लासमेट भी है, एक मैं देखता रहता हाँ, हूँ। आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं रहा, लेकिन पेरेंट्स, अब अच्छी बात पता है क्या है कि हाँ, अब इसको हॉबी को हाँ, नहीं, अपने अब करियर में पेरेंट्स, कैसे अब करें? ऐसे बच्चे भी आ रहे हैं जो बीएफए के लिए तैयारी करने आ रहे हैं पहले से ही, 11th-12th से ही। अब क्योंकि अच्छा। पेरेंट्स को पता चल गया कि इसके, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में भी सब्जेक्ट हाँ, आ अब गया शुरू हो फाइन गया। आर्ट, तो वो बहुत अच्छा है। और जब पेरेंट्स सुलझे हुए होते हैं ना, तो फिर मजा आता है कि बच्चों के साथ काम करने। लेकिन बहुत बार ऐसा भी है कि बच्चा पेरेंट को लेके आए। एक दो मेरे ऐसे भी बच्चे रहे जो उन्होंने बोला मैम
मैंने बोला उनसे कि एक बार अपने पेरेंट्स को लेके आओ। हाँ। फिर जब वो मुझसे मिले, उन्होंने चीजें देखी और फिर उनको लगा कि नहीं ये कुछ है, ये सब चीजें, तो उन्होंने छोड़ दिया कि चलो सीखो। और फिर क्या होता है, मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ, जो ऐसे बच्चे हैं ना जैसे हमारी तरह कि जिनके घर में नहीं पता होता है, हाँ तो मैं उनसे बोलती हूँ तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारे लिए चैलेंज ज्यादा है, क्योंकि तुम्हें प्रूफ करना है अपनी फैमिली को, औरों को नहीं, कि तुमने जो फील्ड चूज किया है वो बिल्कुल राइट है और तुम इसमें बहुत ग्रो करोगे और खुश रहोगे। तो वो तुम्हें ही प्रूफ करना है, क्योंकि देखो क्या होता है, आपको आपके पड़ोसी इन सब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स ना अपनी जगह सही होते हैं, क्योंकि उन्हें उनको पता नहीं है तो एक उन्हें सेफ वो जोन कुछ, चाहिए होता है हाँ उनको हाँ। कि तो बच्चा। बहुत बार बच्चे कहते हैं मैम हमारे ना घर वाले समझते नहीं है और ऐसा वैसा, तो फिर ठीक है कहते हैं कर लो, देखते हैं क्या होता है। तो उनसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि देखो तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी है इस बात पे, क्योंकि जब तुम्हारे पेरेंट्स देखेंगे, अब क्या है ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली पहुंचे सीधे 2 साल के अंदर ही सीख रहे थे, और दिल्ली में इतना बड़ा मतलब राष्ट्रीय स्तर का उन्होंने प्रोग्राम किया, और जब पेरेंट्स ने उनकी फोटोज देखी, अब वो खुद शेयर कर रहे हैं उनकी पोस्ट को, तो ये होते हैं मतलब विश्वास, मतलब आपका विश्वास बनता जा रहा है पीछे से, उन्हें पता है कि ये सही चल रहा है। और क्या होता है ना, पैसे से ज्यादा नाम, अगर आपके बच्चों का नाम हो रहा है तो पेरेंट्स को वही खुशी चाहिए होती है, पैसा तो आ ही जाएगा, क्योंकि आप जब कंटिन्यूटी में काम कर रहे हो तो वैसे भी आप कला अगर करते हो तो वो आपको कभी भूखा नहीं मारती है। तो और दूसरी बात ये कि बच्चा खुश भी है और अपनी हॉबी को कर रहा है, और दूसरा नाम हो रहा है उसका, और इतनी बड़ी जगह पहुंच गया जहाँ पेरेंट्स सोच भी नहीं सकते हैं। जो अभी अब तो आपके पास काफी यंगस्टर्स आते हैं, तो आपको लगा कि पिछले कुछ सालों में, आप बोले 10 सालों की बात करते हैं, 10-12 साल बदलाव आया सोचने में, कि बच्चा सोच रहा है कि यार मैं अपनी क्रिएटिविटी को इनहेंस ज्यादा करूंगा तो मेरे पास ज्यादा मौके हैं आगे बढ़ने के। हाँ, क्योंकि इस फील्ड में आते ही हुए बच्चे हैं जिनको खुद पे विश्वास होता है और उनको पता है कि जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल अलग है, और इस पे मतलब वो उस क्षेत्र पे जब आता है अपने जैसे और लोगों को देखते हैं। और दूसरा फिर आजकल सोशल मीडिया भी ऐसा है कि जिससे वो उसे पता चल रहा है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, या मेरा बिल्कुल फील्ड जो मैंने चूज किया बिल्कुल सही है, तो वो कॉन्फिडेंट होके ही आता है। कभी कभी होता है वो, तो देखो जब हम बीटेक करते हैं कुछ करते हैं तब भी होता है, ऐसा नहीं कि आपने बीटेक किया आप इंजीनियर बन गए, कितने बच्चे ऐसे हैं, मैं पेरेंट्स को हमेशा बोलती हूँ। तो मेरा कहना है कि अगर उसकी हॉबी है और वो करियर बन जाए तो वो बेस्ट करेगा उसमें। अब ये है कि बीटेक करके भी खुश नहीं है तो वही वाली बात हो गई, लेकिन ऐसा है कि लिमिटेड आते हैं, वही आते हैं जिनको अपने आप पे विश्वास है, और कुछ लोगों को पुश करना पड़ता है बीच बीच में कि नहीं आप सही कर रहे हो, आप काम करो, स्टेप बाय स्टेप चलो, तो बहुत सारी चीजें और आप एक पॉसिबल। बार कैमरे में देख के बच्चों को बता दो कि कैसे माँ बाबा को कन्विंस करें और मम्मी पापा कैसे बच्चों की बात मान लें। नहीं देखो मम्मी पापा से तो मैं स्पेशली बोलती हूँ कि बहुत बार क्या होता है ना, बच्चों का ऐसा नहीं होता, बच्चे तो स्किप करते रहते हैं, लेकिन जब आपको लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंट है और लगातार एक ही चीज को कर रहा है तो थोड़ा सा उन पर बिलीव करना बहुत जरूरी है, और जो वो कर रहे हैं अगर उसको उसी क्षेत्र में पुश करेंगे तो वो बहुत बेस्ट करेगा और बहुत अच्छे मन से करेगा। बट ये है कि राइट प्लेस राइट लोगों के बीच में वो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लाइक मतलब राइट यूनिवर्सिटी हो, ऐसा ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा इसका होमवर्क करके बाकी उसकी हॉबी को उसका करियर बनाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, और आने वाले टाइम है भी वही, स्किल्स पे जो कर रहा है बहुत अच्छी बात है। और हमारे कैमरे के पीछे मन्नूदा बैठे हैं, तो मन्नूदा का कितना हाथ है रंगीत को आगे बढ़ाने में। 50-50 है ना, मैंने बताया ना बिना उनके कुछ नहीं हो सकता, तो वो होता ही रहता है, और बहुत बार ऐसा चलता रहता है, हमारा आपस में लड़ाई भी होती है चीजों में, वो चलता रहता है, लेकिन बिना उनके कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि करना मुझे तो ले जाना और बहुत सारी जगह कैसे क्या करना है, तो वो पूरा रोल रहता है। और ये तो सभी हस्बैंड वाइफ के साथ मुझे लगता है होना चाहिए, तब भी आप बहुत आगे ग्रो करते हो, है ना। तो सबका सहयोग, स्पेशली मम्मी पापा लोग का सहयोग, सबका सहयोग है, तो सभी लोगों का रहता है, लेकिन वो ट्रस्ट बनाया मैंने धीरे धीरे काम करके। तो इसीलिए मैं सभी बच्चों से बोलती हूँ कि जब फैमिली को नहीं पता तो उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, आप प्रूफ करके दिखाओ, सब आपका सपोर्ट करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया, आपने टाइम भी करा और इतना वेट भी किया, शायद हमने 1 घंटा तो सेटअप में लगा दिया था। उम्मीद है कि ये जो सफर आपका शुरू हुआ है वो जारी रहेगा, और उत्तराखंड की जो संस्कृति और जो तमाम चीज़ें हैं, बच्चे भी जुड़ेंगे, हम भी जुड़ते रहेंगे। नहीं, जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। चलिए।